साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है इस चैप्टर की परिभाषा, यानी ये जो चैप्टर हमने यहाँ पर लिखा है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसका अर्थ क्या होता है तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा है समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों की घात एक हो, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। जैसे हमने ये तो पढ़ रखा है कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बहुपद, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है ना। बहुपद क्या होता है? जिसमें एक चर हो और एक संख्या हो, अचर हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? बहुपद होता है। और इस बहुपद को जब हम बराबर किसी संख्या से तुलना करते हैं, यानी बराबर लगाकर कोई दूसरी संख्या हम लिख देते हैं, तब ये हमारा क्या बन जाता है? एक समीकरण बन जाता है, ठीक है। ये तो हो गया समीकरण। अब हमें बताना है कि ये दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने कितना चर लिया? एक चर लिया, और इस चर पर घात कितनी है? एक है। तो जब चर की अधिकतम घात एक होती है तो उसे हम कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। तो ये हो गया हमारा रेखिक समीकरण। लेकिन हमें कैसा समीकरण चाहिए? दो चर वाला रेखिक समीकरण चाहिए, यानी जिसमें दो चर हो। तो इसमें तो केवल एक ही चर है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक चर और ले लेता हूँ। एक हो गया x, दूसरा हो गया y। x के साथ 3 लिख देता हूँ, y के साथ 5 लिख देता हूँ, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर मान लो मैंने 6 लिख दिया। तो ये हमारा समीकरण तो है, लेकिन इसमें दो चर है, तो दो चर वाला समीकरण है। अब ये रेखिक है या नहीं? तो देखो इस चर पर घात अधिकतम घात कितनी है? 1। इस चर पर अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये हमारा क्या बन गया? दो चर वाला रेखिक समीकरण, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर लिखा है युग्म। तो एक काम करते, ये तो हो गया एक समीकरण। एक समीकरण इसके जैसा और ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लो 4x + 9y = 5। तो ये भी एक समीकरण है ना। तो एक तो समीकरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये दोनों समीकरण आपके क्या कहलाएंगे? इनका एक जोड़ा, यानी कि युग्म, है ना। तो यहाँ पर इस चैप्टर का जो परिभाषा है वो क्या है? समीकरणों का ऐसा युग्म, यानी ऐसा जोड़ा लेना है हमें समीकरणों का जिसमें दो चर हो। यहाँ पर देखो इसमें भी दो चर है, इसमें भी दो चर है, तथा दोनों चरों की घात एक हो, यानी जो हम चर ले रहे हैं उस पर घात कितनी होनी चाहिए? केवल एक होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। अब अगर इन समीकरणों को हमें व्यापक रूप से लिखना हो तो इनको व्यापक रूप से कैसे लिखते हैं उसको समझो। तो देखो यहाँ पर x के साथ में कोई भी संख्या ले सकता हूँ, x का गुणांक कुछ भी हो सकता है। तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हुए यहाँ पर मैं a1 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर y के साथ भी कुछ हो सकता है, तो यहाँ मैं b1 लिख देता हूँ। और अचर गुणांक जो है वो मैं लिख देता हूँ c1, और बराबर में क्या कर देता हूँ 0। यानी कि जो मैंने समीकरण यहाँ पर बनाया है ना, उस समीकरण में ये जो अचर संख्या 6 है वो बराबर के मैं इधर ले गया इसको, और यहाँ जब ये इधर आ गया तो यहाँ क्या बच गया? 0। तो ये मैंने इसको व्यापक रूप से लिख दिया a1x + b1y + c1 = 0। अब ये तो एक समीकरण हुई। इसके जैसी दूसरी समीकरण भी हमें चाहिए, तो इसको हम a2x + b2y + c2 = 0 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ये इनका व्यापक रूप हो गया। अब ये a1, b1, c1, a2, b2 और c2, ये भाई यहाँ पर क्या है? तो ये कोई भी आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। इसके साथ ये जो a1 है वो x का गुणांक है, ये जो b1 है वो y का गुणांक है, और ये अचर गुणांक है। c1 क्या है? अचर गुणांक। फिर x का गुणांक यहाँ a2 है, y का गुणांक b2 है, और ये c2 अचर पद का गुणांक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है ना। अगला पॉइंट है, सॉरी यहाँ पर नोट करके लिखा है, एक रेखिक समीकरण का ग्राफीय रूप एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर जो मैंने ये समीकरण लिखी है ना, 3x + 5y = 6, तो ये हमारी एक रेखिक समीकरण है। और जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमेशा हमें एक सीधी रेखा मिलेगा, और जब इस दूसरे वाले समीकरण का भी ग्राफ बनाएंगे तो इसका भी हमें क्या मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलेगी। अब ये दोनों रेखाएं जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम युग्म ले रहे हैं और दोनों से हमें एक एक क्या मिलेगी? एक एक रेखा मिलेगी। अब इन रेखाओं की स्थिति क्या क्या हो सकती है उसको अब हम समझने वाले हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है समीकरण निकाय।
समीकरण निकाय क्या होता है हम उसको समझने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ठीक से समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो समीकरण निकाय क्या है, यदि हमें दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म दिए हैं, अभी मैंने लिया था है ना, इनका व्यापक रूप लिया दोनों का, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो निम्न तीन स्थितियाँ बन सकती है। यानी इन दोनों जो रेखिक समीकरण है इन दोनों से कितनी स्थिति बनेगी, तीन स्थितियाँ बनेगी। तो यहाँ मैंने केस 1, केस 2 और केस 3 लिखा है, यानी तीन स्थितियाँ लिखी है। अब वो क्या क्या स्थिति हो सकती है उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक रेखिक समीकरण लिखा, इसका मतलब है कि इससे हमें एक रेखा मिलेगी, दूसरे वाले से भी हमें एक रेखा मिलेगी। अब रेखाओं की क्या क्या स्थिति हो सकती है, हो सकता है मान लो वो रेखाएं एक दूसरे को क्या करे, काटे, है ना, एक रेखा ऐसे दूसरी रेखा ऐसे, तो यहाँ पर एक बिंदु ऐसा होगा जो यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन होगा, है ना। यहाँ पर इस बिंदु के x, y ये एक निर्देशांक मिलेंगे जो इस रेखा के लिए भी यही होंगे और इस रेखा के लिए भी यही होंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेगी, कट करेगी, काटेगी। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, मान लो एक रेखा ठीक दूसरी रेखा के ऊपर हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, है ना, ये भी संभव हो सकता है। तो इस केस में देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे और बहुत सारे पॉइंट जो है एक दूसरे में कॉमन आएंगे, उभयनिष्ठ आएंगे, है ना। इसमें तो केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों रेखाओं में आएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे जो प्रत्येक बिंदु इनका उभयनिष्ठ होगा, है ना। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, तीसरी स्थिति में ये हो सकता है कि एक रेखा ऊपर हो, दूसरी रेखा नीचे हो और आप कितना ही इसको बढ़ा लो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो जब कभी नहीं काटेगी तो मुझे इसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जो दोनों के लिए एक हो, है ना। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ बिंदु की, तो बिंदु का मतलब होता है x, y, यानी कि हमें एक ऐसा हल मिलेगा जिसमें x और y दोनों के लिए एक होगा। इस रेखा के लिए भी x का मान वही होगा जो दूसरी रेखा के लिए हो और इस रेखा के लिए y का मान वही होगा जो दूसरी रेखा के लिए हो। तो ये तीन स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती है। अब ये तीनों स्थितियाँ जो है वो कैसे बनती है उनको हमें समझना है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने केस 1, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। जैसे मैंने यहाँ पर दो क्या ली, समीकरण ली, रेखिक युग्म, है ना। तो यहाँ ये दोनों मैंने जो समीकरण ली, x का गुणांक क्या है A1 बट्टा, नीचे x का गुणांक क्या है A2। जब मैं A1 बट्टा A2 करूँगा, A की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो 3 हो A1 और A2 की जगह 2 हो तो वो 3 बटा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ मैंने क्या लिखा, बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। अब मान लो B1 5 हो और B2 मान लो 8 हो, तो क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। ये 3 बटा 2 है, ये 5 बटा 8 है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, ठीक है, तो वो C1 और C2 के बराबर भी कभी नहीं होगा, है ना। तो जब ऐसी स्थिति हमारे पास बनती है तो जो भी समीकरण जो भी हमें जो समीकरण दी हुई है उससे हमेशा हमें क्या मिलेगी, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगी, यानी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, कब, जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। और ये हमें कहाँ से मिले, तो ये हमें समीकरण से मिले। अब देखो दूसरा केस क्या है, जब A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, यानी यहाँ पर ऐसी संख्याएं होगी जिनका हम A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 करेंगे और सब बराबर हो जाएंगे। तब हमें क्या करें, तब क्या होगा, दोनों रेखाएं समपाती होगी, यानी एक रेखा ठीक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, फिर क्या होगा केस 3 में, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो इस केस में क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर होगी, यानी इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा ऊपर दूसरी रेखा नीचे और दोनों कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब जब केस 1 होता है, यानी जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो हमें केवल एक हल मिलता है। अब एक हल का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि मान लो एक समीकरण से हमें एक रेखा मिली, दूसरे समीकरण से हमें दूसरी रेखा मिली। अब देखो ये दोनों जो है, एक रेखा में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, लेकिन इन दोनों रेखाओं में एक बिंदु हमें ऐसा मिलेगा जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में उभयनिष्ठ होगा। और बिंदु को हमेशा हम x, y से लिखते हैं, यानी यहाँ पर जो एक हल x का आएगा और एक हल y का आएगा वो दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होगा। ठीक है, तो इसमें हमें कितने हल मिले, केवल एक हल मिलेगा। फिर है अनंत हल,
केस 2 में क्या होगा, अनंत हल। क्यों मिलेंगे अनंत हल? क्योंकि एक रेखा ठीक दूसरे के ऊपर होगी, तो सभी रेखाओं में क्या है, बहुत सारे बिंदु है जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसमें हमें अनंत हल मिलने वाले हैं। तीसरी स्थिति में हमें कोई हल नहीं मिलेगा। तीसरी स्थिति में कोई हल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक रेखा ऊपर होगी, एक रेखा नीचे होगी, तो दोनों क्या होगी, समांतर होगी। तो जब दोनों समांतर होगी तो हमें कोई हल मिलने वाला नहीं है, यानी कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों के अंदर हो। ठीक है। फिर अगर पहली स्थिति है तो उसे हम क्या कहेंगे, संगत निकाय। संगत निकाय क्यों कहेंगे? क्योंकि एक हल हमें मिलने वाला है। तो जब एक हल मिलता है तो उसे हम संगत निकाय कहते हैं। एक से ज़्यादा हल मिलते हैं तो अभी उसे संगत निकाय कहते हैं। और जब हमें कोई हल नहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असंगत निकाय कहते हैं। यानी जब केस 3 बनता है, तीसरी स्थिति में हमें कभी भी x और y का मान नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट है 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियाँ। यानी ये जो हमें समीकरण देते हैं, उन समीकरण से हम x और y के मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 विधियाँ हैं। एक है ग्राफीय विधि और दूसरी है बीजगणित विधि। ग्राफीय विधि में हम ग्राफ बनाकर जो है हल निकालते हैं, और बीजगणितीय विधि में हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। ठीक है। तो ये जो वज्र गुणन विधि है वो हमारे सिलेबस से अब हटा दी गई है, तो आपको केवल इस चैप्टर में अब 2 विधियाँ पढ़नी है। अब ये सारी जो ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि जो है, हम जब इनके प्रश्न आएंगे उस समय इनको हल करेंगे। ठीक है। तो हमारे चैप्टर नंबर 3 में इतने ही पॉइंट है जो हमें अब पढ़ने हैं सिलेबस में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।